सत्र हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा अगला सेक्शन अब आहार और जैविक खेती की तरफ बढ़ते हैं। ये भी हमारे लिए जरूरी है ना। हमने अभी योग किया और अभी हमारा आहार भी जरूरी है, तो उसको ठीक करने के लिए हमें जैविक खेती की तरफ बढ़ना पड़ेगा। तो आज हमारे बीच में बालाघाट मध्य प्रदेश से हमारे मुख्य अतिथि ज्वाइंट है और उनको आमंत्रित करने के लिए हम बहन कल्पना जी को सादर आमंत्रित करते हुए आए और आज के हमारे मुख्य अतिथि को आमंत्रित करें। सदन को कोटि से प्रणाम। गुरु सत्ता को साक्षी मानते हुए, सूक्ष्म रूप को साक्षी मानते नमन करते हुए हम आज के चीफ गेस्ट हमारे श्री वरिष्ठ मतलब हमारे बड़गांव कृषि केंद्र बालाघाट जिले के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर राउत सर ज्वाइन है, आज के चीफ गेस्ट है। तो आप जो आपके कृषि केंद्र से आपका बहुत बहुत मतलब धन्यवाद कि आप आज हमारे बालाघाट जिले में जो बड़गांव कृषि केंद्र है, तो उसमें गवर्नमेंट तरफ से या फिर आपके कृषि केंद्र से किसानों के लिए ये प्राकृतिक कृषि में कैसे किस प्रकार से मतलब कृषि करेंगे, और आपके पास जो भी खजाने हैं आपके कृषि केंद्र में आप किस प्रकार से देंगे, और खरपतवार के ऊपर मुख्य रूप से इस समय, और रसायन खाद से हम कैसे जैविक खेती के ऊपर कैसे कन्वर्ट होंगे, ये सब बताइएगा। और आपके पास जो भी खजाने आप आज लुटाइएगा और आज आपका सदन आप सुनेगा पूरा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप बताइएगा। धन्यवाद। नमस्कार सभी को। धन्यवाद कल्पना बहन को जिन्होंने मुझे इस योग्य समझा कि मैं इस पतंजलि योगपीठ के माध्यम से हमारे किसान भाइयों की, हमारे देश के जो भी इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उन लोगों को कुछ जानकारी दे सकूं। मुझे बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं है, पर फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि मुझे जो जानकारी है मैं आप लोगों तक पहुंचा सकूं, तो ये मेरा सौभाग्य होगा। मेरी आवाज ठीक से आ रही दीदी? जी आ जी रही है बिल्कुल। जी। सर, इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी श्रद्धेय सबको मेरा सादर प्रणाम। मैं कृषि विज्ञान केंद्र बड़गांव बालाघाट में वरिष्ठ वैज्ञानिक के पद पर कार्य कर रहा हूँ। मेरा नाम रोशन लाल राउत है। हम सबसे पहले आज के कार्यक्रम की जो बात करें कि प्राकृतिक खेती, तो ये बड़ा अच्छा विषय आज चुना गया है और निश्चित रूप से हमें इस विषय की गंभीरता पर बड़ी गंभीरता से सोचना पड़ेगा। क्यों इसकी आवश्यकता महसूस हुई, क्या कारण है, किस तरह से हमारे जीवन को चीजें जो हम खेती की चीजें कैसे हमारे जीवन को प्रभावित करती है, इन सब चीजों के लिए हम प्राकृतिक खेती की बात कर रहे हैं। मित्रों, अगर हम ये देखें, हम 1947 के बाद की बात करें, जब हम स्वतंत्र हुए थे, उसके कुछ दशकों तक हमारी जो जनसंख्या थी और हमारी खेती थी, हमारी खेती का जो अनुपात है, हमारे पास लगभग 6 से 7% हमारे पास भूमि है खेती योग्य, और हमारे पास 17% विश्व की जनसंख्या है। और इस खेती से, इस भूमि से हमको हमारी जो 142 करोड़ जनसंख्या है उसको भोजन देना है, और एक जो देश के हमारे अन्नदाता है उनके ऊपर एक महती जिम्मेदारी है। जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ था तो उस समय हमारे पास खाने की, फूड सिक्योरिटी की बड़ी समस्या थी, और उस फूड सिक्योरिटी को दूर करने के लिए उसको किस तरह से हमारे किसान भाइयों को, हमारे देश के जो हमारी जनता है, हमारे जो देश के लोग हैं, उनका पोषण करने के लिए किस तरह से अनाज पैदा किया जाए, इसके लिए कृषि वैज्ञानिकों ने प्रयास किए। हमारे जो किसान, हमारा जो अन्नदाता है, उन्होंने उस तकनीकों को उपयोग किया और हम अन्न के भंडारों को भरते गए। और उस अन्न के भंडारों को भरने के दौड़ में
हमने कई सारी ऐसी चीजें भी हमने अपनाई जो शायद हमें अगर नहीं अपनाते तो आज ये स्थिति नहीं होती। पर समय की क्या आवश्यकता थी, उस समय शायद हमारे पास खाने को अन्न नहीं था। हमें दूसरे देशों से, अमेरिका से हमारे यहाँ सोनोरा 64, लर्मा रोजा, ये वैरायटी हमारे यहाँ आई थी और उनसे लाल गेहूं से हमने, जो वो घोड़ों को भी नहीं देते थे, वो गेहूं से हमारे देश के लोगों ने भोजन किया। तो एक ऐसे दुर्दिन थे जब हमारे पास भोजन नहीं था। हमारे प्रधानमंत्री जी को ये कहना पड़ा था कि एक दिन का उपवास करें देश के लोग। तो निश्चित रूप से हम आज सेल्फ सफिशिएंट है। हम खाद्यान्नों के भंडार हमारे भरे हुए हैं, और खाद्यान्नों के भंडार जहां भरे हैं उसके साथ साथ हमें दो प्रमुख कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। पहली कठिनाई है कि हमारी जो मृदा है, जो गंगा का मैदान है, या मध्य प्रदेश की बात करें तो नर्मदा का कछार है, और जहाँ भी जो भी हमारी अति उपजाऊ भूमि है, वो आज हमारे जो प्रदूषण के, मृदा प्रदूषण के कारण उसकी जो उत्पादकता है वो कम होती जा रही है, और कई तरह के उत्पादकता कम होती जा रही। दूसरा, उसके हम उस जो उसके भौतिक गुणों की बात करें तो वो उसकी जो दशा है, भौतिक दशा, जैविक दशा, सब खराब होती जा रही है। हम जो सामान्यतः बात करते हैं, अगर जो मृदा होती है, तो मृदा में ये जो हमारा जैवांश होता है, उस वो लगभग ऑर्गेनिक मैटर की बात करें तो 0.5 से ऊपर होना चाहिए। तो ये जो जैवांश है 0.5% से हमारा कई जगह पर 0.5% से कम होता जा रहा है। दूसरा, लगातार भूमि के दोहन से हमारी जो पंजाब हरियाणा की हम बात करें तो वहां पर जब पानी दिया जाता है तो जमीन के ऊपर एक साल्ट की लेयर आ जाती है। जब पानी सूखता है तो ऊपर एक सफेद लेयर बन जाती है। तो ये हमारे जो फर्टिलाइजर के एक्सेस यूज, अधिकतम उपयोग के कारण हमें वो दशा देखनी पड़ रही है। और केमिकल्स की बात करें, एग्रो केमिकल्स की बात करें, हम पेस्टिसाइड जो हमारे कीड़ों को मारने के लिए, ये बीमारियों को रोकने के लिए जो हम फंजीसाइड, बैक्टीरियासाइड इनका उपयोग करते हैं, तो इन सब के कारण ये दशा हो रही कि अभी कुछ 1 महीने पहले ही मध्य प्रदेश में एक रिपोर्ट आई थी जो गवर्नमेंट शासकीय उससे ली गई थी। अलग अलग मंडियों से हमारे अनाज के सैंपल लिए गए, और सब्जियों के सैंपल लिए गए, खेतों से भी लिए गए और मंडियों से भी लिए गए, अलग अलग जगह पे लिए गए। तो इनमें जो क्या हमारे जो केमिकल्स है, इनके अंश जो हमारे परमिसेबल लिमिट है उससे ज्यादा पाए गए, जो स्वीकार्य लिमिट है हमारे भोजन की, उससे ज्यादा पाए गए। तो ये निश्चित रूप से हमारे लिए बहुत कष्टप्रद है, और आने वाली जो हमारी पीढ़ी है उसके लिए और ज्यादा बढ़ेगा। अगर इसको आज हमने नहीं सोचा तो आने वाली पीढ़ियों को बहुत मुश्किल होगी। हम अगर हमारी जो आज की पीढ़ी की बात करें, हम 30 साल 35 साल पहले जाएं तो हम ये पाते हैं कि हमारे अड़ोस पड़ोस में या हमारे जानकारों में लाखों में एक व्यक्ति ऐसा होता था जिसको कैंसर की बीमारी होती थी। और मैं ये समझता हूँ कि हमारे यहाँ जितने लोग जुड़े हैं, इनमें से ऐसा कोई नहीं होगा जो अपने 1-2 पड़ोसियों को, 1-2 जानकार लोगों को नहीं जानता होगा जिनको कैंसर हुआ हो और वो कैंसर से पीड़ित हों। तो ये एक महामारी के रूप में कैंसर हमारे बीच आ रहा है, और उसका सबसे बड़ा कारण है हमारा एग्रोकेमिकल्स। और इन सब का अगर हम उपचार जानना चाहते हैं, हम चीजों को समझना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें हमारी जड़ों में जाना पड़ेगा। हमारे धर्मशास्त्रों में कहा गया है, प्राणिनाम प्राणदा कृषि, प्राणियों को प्राण देने वाली कृषि है। हम इसको प्राणियों को प्राण देने के लिए बनाएं, हम प्राणियों को नुकसान नहीं करें। कई सारी इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड के यूज के कारण हमारी कई सारी जो हमारे पशु पक्षी, हमारे जमीन के सूक्ष्म जीव, इनका
वो लुप्त प्राय हो रहे हैं। कई 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 भूमियों में जहाँ खूब केचुए पाए जाते थे, वहाँ आज बिल्कुल केचुए नहीं है। केचुआ हमारी कृषि का मुख्य आधार है। ये हमारी भूमि में एक प्राकृतिक रूप से खुदाई का कार्य करता है, प्राकृतिक रूप से उसका जो जुताई का कार्य करता है, तो नीचे की मिट्टी ऊपर लाता है, ऊपर की मिट्टी नीचे ले जाता है, तो ये प्राकृतिक रूप से हमारी खेती को सपोर्ट करता है। वो अब ढूंढों से नहीं मिलते, कई जगह कई खेतों में अगर आप जाएं तो आपको केचुए नहीं मिलेंगे। तो हमें इन सब चीजों को पुनर्स्थापित करना है, और पुनर्स्थापित करने के लिए हमारे पास एक ही विकल्प है कि हम प्राकृतिक खेती को अपनाएं। हमारे धर्मशास्त्रों में यह भी कहा गया है कि जीवस्य जीवनम। हम प्राणी जो हमारे इस धरती पर जीव है, वही हमारे जीवन के स्रोत हैं। तो हमें जो हमारे जीवन के स्रोत हैं उनको बनाए रखना है। कहीं ना कहीं हम इनको अगर सामंजस्य बना के रखेंगे तो निश्चित रूप से हमें लाभ मिलेगा। मैं अपना मैंने एक छोटा सा प्रेजेंटेशन बनाया है, जो प्राकृतिक खेती की हम बात करते हैं तो उसमें हम किन चीजों की बात करते हैं, उसको मैं आप लोगों को शेयर करना चाहूंगा। ये कुछ दिख रहा है क्या? हेलो जी दीदी। जी जी, दिख रहा है सर। क्या दिख रहा है? जी। ओह सॉरी। अभी दिख रहा है? नहीं, अभी नहीं दिख रहा सर। एक मिनट। कोई बात नहीं सर, नहीं हो रहा आ हो रहा है? तो। अब आ रहा है? आ रहा आ रहा। जी। ये प्राकृतिक खेती की बात करें तो हम इसमें जो मुख्य अवधारणाएं की बात करते हैं, तो हम इसको शुरुआत करते हैं। जब भी हम प्राकृतिक खेती की बात करते हैं तो हम बीज से शुरुआत करते हैं, क्योंकि हम खेती की जो प्रमुख हमारा वो तत्व है वो बीज है। बीज के लिए हम जब भी हम बात करते हैं तो बीज के लिए हम बीजामृत बनाते हैं, और इसको बीज को उपचारित करते हैं। फिर इसके बाद हम इसकी बोनी करते हैं, खेत में इसको डालते हैं। इसके बाद हम दूसरी बात करते हैं जीवामृत की। इनकी बनाने की विधि भी मैं आपको विस्तार से बताऊंगा।
उसके बाद बात करते हैं हम जीवामृत की। जीवामृत के लिए हम गौ के जो गौमूत्र है और गोबर का उपयोग करते हैं, इसके द्वारा हम जीवामृत बनाते हैं। इसके बाद जो तीसरा इसमें प्रमुख जो इसका भाग है वो वापसा। वापसा का अर्थ है कि हम भूमि को ढकें, भूमि के थाले बनाए। हम जो भी हमारे पौधे हैं, जो हमारे बड़े पौधे हैं, इनको हम आसपास, इनके आसपास एक हम ऐसा वो बनाए जहाँ पानी का अवशोषण हो सके। तो जहाँ से ये अपना भोजन ग्रहण करते हैं उस जगह को हम साफ सुथरा रखें और वहाँ पे हम पानी के संग्रहण, पौधों को पानी भोजन दे मिल सके, ऐसी व्यवस्था करें, थाला बनाना जिसको कहते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं मल्चिंग की। मल्चिंग मतलब हमें कुछ ऐसा आवरण उसके ऊपर ढाकना है जिससे कि हमारे जो खरपतवार हैं, हमारा जो नमी है, उसको हम मतलब उनका संचयन कर सके और वो संचयित नमी हमारे पौधे के काम आ सके। तो ये मल्चिंग के बाद अगली बात करते हैं हम प्लांट प्रोटेक्शन की। हम किस तरह से जो हमारे पौधे हैं उनको रोग से एवं कीड़ों से बचा सकते हैं, तो उसके लिए हमें किस तरह की चीजों की आवश्यकता होगी। पहला जिसको मैंने बोला था बीजामृत। बीजामृत एक ऐसा है, इसमें एक चीज मैं और कहना चाहूंगा कि हम प्राकृतिक खेती की ओर जाते हैं, तो प्राकृतिक खेती में हमें कोई भी चीज बाहर से नहीं लेनी है। कोई भी जो भी हम वस्तु की बात करते हैं वो हमें बाहर से नहीं लेनी है। सारी चीजें जो भी हम उपयोग करते हैं वो सब हमारे आसपास की होगी, हमारे खेतों की होगी, हमारे जंगलों की होगी। हमारे उन्हीं चीजों को हम हमारी खेती के लिए उपयोग करेंगे। तो बीजामृत एक ऐसा घोल बनाया जाता है जिससे कि हमारी पौधों की जड़ों को, पौधों के अंकुरण को बढ़ाता है ये, और उसमें जड़ों की ज्यादा तेजी से बढ़ने की क्षमता को बढ़ाता है। और अगर आप सभी जानते हैं, अगर आपके पौधे की जड़ें अच्छी होगी तो निश्चित रूप से आपका पौधा मजबूत होगा। और अगर शुरुआत में इसमें किसी तरह के रोग नहीं लगते हैं तो ये अच्छे से बढ़ेगा और अच्छा उत्पादन देगा। तो ये बीजामृत बनाने की तकनीक के लिए, बीजामृत के लिए हम 5 किलो गोबर, गाय का गोबर लेते हैं, 5 किलो गौमूत्र लेते हैं, 50 ग्राम चूने का जो बुझा हुआ चूना, और मेड़ की मिट्टी या खेत की मिट्टी, और सबसे बढ़िया हो सके तो हम पीपल या बड़ के नीचे की मिट्टी। तो ये 5 किलो गोबर, 5 किलो गौमूत्र, 50 ग्राम से लेके 100 ग्राम तक चूना और 1 किलो मेड़ की मिट्टी, और इनको 20 लीटर पानी में हम घोल लेते हैं। और ये घोल को हम 24 घंटे के लिए रख देते हैं। ये जब घोल तैयार हो जाता है तो यह घोल, जो हमारा 20 लीटर का घोल है, ये 100 किलो बीज के लिए पर्याप्त होता है। अब इसमें जो हम उसके कंटेंट ले रहे हैं, गाय का गोबर ले रहे हैं, तो गाय के गोबर से हमें क्या मिलता है? गाय के गोबर से हमें जो उसमें सूक्ष्म जीव होते हैं, गोबर के साथ कई तरह के सूक्ष्म जीव होते हैं जो कि जिनमें एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल प्रॉपर्टी पाई जाती है। जैसे हम ट्राइकोडर्मा की बात करें तो ट्राइकोडर्मा भी गाय के गोबर से निकाला जाता है, और ये ऐसा सूक्ष्म जीव है जो हमारी जमीन के अंदर जो फंगस लगते हैं उनको कंट्रोल करता है, उनको नियंत्रित करता है। तो ये जो गाय का गोबर लेते हैं तो ये इसके सूक्ष्म जीव और इसमें पाए जाने वाले जो पोषक तत्व है, ये हमारे सूक्ष्म जीवों की संख्या को बढ़ाने में मदद करते हैं, उनको एक्सेलरेट करते हैं, उत्प्रेरक का काम करते हैं। 5 लीटर गौमूत्र लेते हैं। गौमूत्र में आप सभी को मालूम है कि गौमूत्र में यूरिक एसिड होता है, और उसके साथ साथ इसमें हार्मोन्स पाए जाते हैं जो जो ग्रोथ के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदारी वाला जो हार्मोन होता है, जिब्रेलिन के नाम से जाना जाता है, ये गौमूत्र में पाया जाता है। इसके अलावा ऑक्सिन जो होते हैं वो भी गौमूत्र में पाए जाते हैं। तो ये सपोर्ट करते हैं हमारे जो सूक्ष्म जीवों की संख्या की वृद्धि के लिए। 50 ग्राम चूना इसमें इसलिए मिलाया जाता है कि जो
हानिकारक कीट हैं। मतलब जो इसके अंदर जो हम तैयार कर रहे हैं उसके अंदर जो हमको, हमारी फसल को, हमारे बीज को नुकसान पहुंचाने वाले ऐसे सूक्ष्म जीव हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए, उनको नियंत्रित करने के लिए हम इसमें चूना मिलाते हैं। और थोड़ा सा इसमें जो अम्लीयता आती है उसको भी कम करने के लिए हम इसमें चूना मिलाते हैं। तो इसमें फिर जो मेड़ की मिट्टी, अब हम मेड़ की मिट्टी या खेत की मिट्टी या बड़ या पीपल के नीचे की जो मिट्टी लेते हैं, उसके पीछे धारणा ये है कि हम 1 ग्राम मिट्टी अगर लेते हैं तो 1 ग्राम मिट्टी में 1 अरब से ज्यादा हमारे सूक्ष्म जीव होते हैं। ये जो सूक्ष्म जीव है ये वो बैक्टीरिया हो सकते हैं, फंगस हो सकते हैं, एल्गी हो सकते हैं, एक्टिनोमाइसिट्स हो सकते हैं। तो ये सब हमारी जो भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए आवश्यक है। और इनको जब हम एक मुट्ठी वहां से लेके आते हैं और उसको हम जब गोबर की, इसमें जो हमारा घोल बना रहा बीजामृत, इसमें हम जब इनको मिलाते हैं और इसको जब 24 घंटे हम रखते हैं तो इनकी 24 घंटे में जो संख्या है वो कई गुना बढ़ जाती है। अब ये जो एक अरब 2 अरब थे, तो ये अगर 100 अरब हो गए और ये फिर बीजों के साथ जुड़ते हैं, बीज के आसपास एक आवरण बनाते हैं, तो बाहर से किसी तरह का जो हमारा जो रोग पहुंचाने वाले हैं, सड़न पहुंचाने वाले जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इनको रोकते हैं। और इनको रोकने के साथ ये हमारे पौधे की वृद्धि के लिए उसको उत्प्रेरित करते हैं कि वो तेजी से उसमें अंकुरन हो, और अंकुरन होने के बाद वो हमारी अच्छी फसल के लिए अच्छे से तैयार हो जाए। तो ये बीजामृत का उपयोग है। बीजामृत का उपयोग करने के बाद हम उसको, जो हमारा बीज है उसको अच्छे से सुखा लें, और सुखाने के बाद फिर इस बीज की हम बुआई करें। तो ये बीजामृत बहुत महत्वपूर्ण अंग है किसी भी खेत में हम जब भी बुआई करते हैं। दूसरा हमारा जो प्रमुख अवयव है जिसको हम प्राकृतिक खेती में उपयोग करते हैं, वो है जीवामृत। जीवामृत का उपयोग जो है, जीवामृत जमीन में सूक्ष्मजीवों की गतिविधियों को बढ़ाता है, और ये पौधों में जो हमारी पौधों की जड़ों के लिए एक सपोर्ट का काम करता है। इसके लिए जो आवश्यक इनपुट है, जो हम इसके आवश्यक अवयव की बात करते हैं, तो इसके लिए 10 किलो गाय का गोबर, 10 लीटर गौमूत्र, 50 ग्राम चूना, 2 किलो गुड़, 2 किलो दाल का आटा, बेसन हम इसको बोले। दाल का आटा मतलब हम कोई भी, किसी भी तरह की आपकी दाल हो सकती है, चना, अरहर, मसूर, मटर, कोई भी आपके पास जो भी दलहनी फसल हो, थोड़ा मतलब उसमें कुछ बारीक हो, मोटे हो, कि जिसको हम अपने खाने के लिए थोड़ा सा हमें उपयोग हम छाट लेते हैं, उसमें से भी हम जो बाहर निकलता है उसको भी हम इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और 1 किलो जो हम मिट्टी की बात करते हैं, तो 1 मुट्ठी हम किसी खेत की मिट्टी ले लेते हैं। और जैसा मैंने पहले कहा था कि बड़ या पीपल के नीचे की मिट्टी हो तो वो और अच्छी होती है। ये इसके पीछे भी एक सोच है कि बड़ और पीपल के नीचे की मिट्टी क्यों। तो बड़ और पीपल के नीचे हमारे जो जितने भी पशु पक्षी हैं, ये ज्यादातर बड़ और पीपल की शाखाओं पर विश्राम करते हैं। और जब उनकी शाखाओं पर विश्राम करते हैं तो ये अपनी बीट को, एक्सक्रीटा को वहां पर छोड़ते हैं, और इसमें बहुत पोषण होता है। और साथ में माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी बहुत नीचे, वहां पे जो बड़ और पीपल के नीचे की मिट्टी है उसमें सूक्ष्म जीव भी की संख्या भी सामान्य भूमि की तुलना में ज्यादा होती है। और वहां पर जो सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं वो लाभदायक सूक्ष्म जीव ज्यादा पाए जाते हैं। इसलिए हम यह कहा जाता है प्राकृतिक खेती में कि इसमें जो बड़ या पीपल के नीचे की मिट्टी का उपयोग करें। तो ये हमारा जब घोल, हम 200 लीटर पानी का एक ड्रम लेते हैं, जो बनाने की विधि है उसमें 200 लीटर पानी का एक ड्रम ले लेते हैं, और जो ड्रम हम रखते हैं इसको छायादार जगह में रखें। इस छायादार जगह में ड्रम लेकर 200 लीटर के जो ड्रम है इसमें हम 150 लीटर पानी भर देते हैं। उसमें हम जो 10 लीटर हमारे पास गौमूत्र है
इसको हम उसमें मिला देते हैं। इसके बाद जो 10 किलो गाय का गोबर है, इसको हम 10 लीटर पानी में घोल लेते हैं और घोल के इसको भी हम इस ड्रम में डाल देते हैं। इस तरह से चूने को मिला देते हैं और 2 किलो गुड़, इसको भी 10 लीटर पानी में घोल लेते हैं और घोलने के बाद थोड़ा सा इसको बारीक करके अच्छे से गुड़ घुल जाए, उसके बाद इसको हम इस 200 लीटर में मिला देते हैं। ऐसे ही हम बेसन को, जो दाल का आटा है, उसको मिला देते हैं। इस जो मिश्रण बन गया, इसको हम एक कप जो ड्रम है उसको हम ढक्कन नहीं लगाना है। हम इसको ऊपर से कोई कपड़े से, हमारा धोती का कपड़ा या पतले कपड़े जो होते हैं, उनसे हम इसको बांध दें और इसको सुबह शाम हमको घड़ी की दिशा में हमको इसको घुमाना है। क्लॉकवाइज घुमाना है, एंटी क्लॉकवाइज नहीं घुमाना है। ये कहा जाता है कि जो ऊर्जा का संचरण इससे अच्छा होता है, तो हम इसको क्लॉकवाइज घुमाना है। और इसको हम गर्मी के दिनों में ये जो प्रक्रिया है, ये 3 से 4 दिन में पूरी हो जाती है और ठंड का अगर समय हो तो ये 7 दिन 8 दिन तक इस घोल को तैयार होने में लगते हैं। ये घोल जब तैयार हो जाता है, अगर आपका जीवामृत तैयार हो गया, तो ये जो 200 लीटर का घोल है, ये इस 200 लीटर के घोल को 1 लीटर खेत में आप मिला सकते हैं, खेत में दे सकते हैं, आप स्प्रे कर सकते हैं। पानी जो हमारा सिंचाई का जल है उसके साथ आप दे सकते हैं। हमारे किसान भाइयों के पास अगर स्प्रिंकलर है तो स्प्रिंकलर में के से भी आप दे सकते हैं। वेंचुरी ड्रिप में एक वेंचुरी प्रयोग की जाती है, आप बीच में वेंचुरी लगाकर, वेंचुरी का पाइप इसमें डालकर, इससे भी आप हमारे खेतों में इसको उपयोग कर सकते हैं। तो हमको सोचना हमें है कि किस तरह से हमारा जो जीवामृत बन गया है, इसको हमें खेत में ले जाना है, खेत में उपयोग करना है। मित्रों, एक चीज और इसमें ध्यान देने की बात है कि इस जो या हमारा जो बनाया हुआ जीवामृत है, इसको ज्यादा दिन तक नहीं रखना है। आपका बन जाए जीवामृत, आपका 5 दिन 7 दिन में जीवामृत तैयार हो जाता है, तो ये जब एक बार बन जाए तो इसको आप जितने जल्दी हो सके अपने खेतों में उपयोग कर लें। 1 हफ्ते से ज्यादा हम इसे नहीं रखें। जैसे ही हम इसको ज्यादा दिन रखते हैं तो क्या होता है कि इसमें जो हमारे सूक्ष्म जीवों की संख्या बढ़ेगी। अब उनको जब खाने की कमी होगी, भोजन की कमी होगी, तो निश्चित रूप से जो प्रकृति का नियम है, वो सूक्ष्म जीव मरेंगे। अब जब सूक्ष्म जीव मरना शुरू हो जाएंगे तो वहां पे फिर सेप्रोफाइट्स और दूसरे जो हानिकारक सूक्ष्म जीव है, वो बढ़ना शुरू हो जाएंगे। तो उनकी संख्या ना बढ़े, इसलिए हमें ये ध्यान में रखना है कि हम इनका प्रयोग समय पर कर लें और जितने जल्दी हो सके हम इसका उपयोग करें। इसको हम जो फलदार पौधे हैं उनमें हम इनको थाले में देते हैं, हम इनको अलग से उसमें थाले में इनका प्रयोग करते हैं। इसके अलावा जो हमारी हम इसका स्प्रे भी कर सकते हैं। हमारे जो स्प्रेयर हैं उसमें डाल के हम इसको स्प्रे भी कर सकते हैं और ये सब तरह से हमारी फसल को फायदा पहुंचाता है। अगला जो हमारा अवयव है मल्च। मल्चिंग सभी लोग हम इससे परिचित हैं। हम जो खेत में जो भी हम कुछ बिछा देते हैं, कुछ वैसे जो रासायनिक खेती होती है तो प्लास्टिक मल्च का उपयोग किया जाता है, पर हम यहाँ पर प्लास्टिक मल्च का उपयोग नहीं करेंगे। प्लास्टिक मल्च करने से कई तरह से नुकसान होते हैं। ये हमारे जो सूक्ष्म जीव है, इनके लिए भी बहुत ज्यादा लाभदायक नहीं होता है। तो हम जो हमारे पास कचरा बचता है, चारा होता है, धान का पैरा होता है, गन्ने के जो पत्तियां होती है, इन सब का उपयोग हम किसके लिए कर सकते हैं? प्राकृतिक मल्च के लिए। तो ये जो मल्च है, इसको हम जब हम जमीन के ऊपर डालते हैं तो ये हमारे जमीन के अंदर जो सूक्ष्म जीव है, इनको बढ़ाने के लिए सहयोग करता है। अब ये उनको सपोर्ट देता है और एकदम से जो भूमि का तापमान बढ़ने की दशा होती है, तो वो बढ़ने से रोकता है। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है इसका, कि ये नमी का संकलन भी करता है। जो हम अगर वातावरण की बात करें तो कभी भी, हमारे गर्मी की भी हम बात करें, खूब गर्मी अगर पड़ रही है, हम मई जून की बात करें, तो उस समय भी हमारे वायुमंडल में लगभग
25-30% तक नमी पाई जाती है। और ये जब रात का समय होता है तो ये नमी बढ़ती है। तो जब हम इस वनस्पति को हम जब खेत के ऊपर बिछा देते हैं तो इसको बिछाने से हमारे खेतों में जो नमी है ये रात के समय इस नमी को अवशोषित करते हैं और जमीन के नीचे पहुंचाते हैं। तो इसको समझने के लिए अगर आप कभी आपने कोई गर्मी के दिनों में आप देखिए, आप थोड़ा सा कचरा एक किसी जगह पर डाल दीजिए और आप देखिए जब सुबह उठ के आप देखेंगे तो नीचे के कचरे पे आपको नमी मिलेगी। वो नमी कहाँ से आती है? वो नमी आती है जो वायुमंडल में जो हमारा नमी है, जो मॉइस्चर है, वो मॉइस्चर को ये जो कचरा है ये अवशोषित कर लेता है और उसको नीचे जमीन को देता है। तो निश्चित रूप से अगर हम मल्चिंग करते हैं तो मल्चिंग हमारे जो पौधों के लिए लाभदायक होती है और यह हमारे पौधों को नमी पहुंचाती है और साथ में जो सबसे आवश्यक कार्य करती है, ये मल्चिंग हमारे जो खरपतवार है इनको रोकने का काम करती है। क्योंकि प्राकृतिक खेती में सबसे बड़ी समस्या है खरपतवार नियंत्रण की। और हमारी बहन जी ने भी ये कहा था कि इस पे थोड़ा सा आप बताइएगा कि खरपतवार नियंत्रण के लिए, तो खरपतवार नियंत्रण के लिए बहुत जरूरी है कि हम जमीन को ढक के रखें। अगर हम ढक के रखेंगे तो ये जो हमारे खरपतवार हैं ये जमीन के ऊपर नहीं आ पाएंगे और इससे हमें मतलब खेती करने में आसानी होगी। दूसरा, अगर हम इनको निकालना भी चाहे तो आसानी से, अगर हमने मल्चिंग की है तो हम हाथ से वो करके इनको निकाल सकते हैं, आसानी से हम इनको हटा सकते हैं अगर आपने खेतों में मल्चिंग किया। अगर हम प्राकृतिक खेती में अगर हम मल्चिंग नहीं करेंगे तो हमारे पास खरपतवार की बहुत बहुत समस्या होती है। तो एक तरीका ये हुआ कि खरपतवार निकालने के लिए हम इनका उपयोग करते हैं। इसके अलावा हम जो कुछ ऐसे जो हमारी खाली जमीन होती है उसमें हम ऐसी चीजों की भी बुआई करते हैं जिनमें जो फैलती अच्छी है। तो जो ज्यादा फैलने वाली फसलें हैं, हमारी दलहनी फसलें हैं, इसके अलावा हमारी कंद वाली फसलें जैसे जो हमारा स्वीट पोटैटो होता है, शकरकंद जो होता है, ये भी बहुत बहुत बढ़िया साधन है खरपतवार नियंत्रण का। अगर हम शकरकंद, अगर किसी जमीन में कोई ऐसे खरपतवार हो जो बहुत मुश्किल से नियंत्रित होते हैं, जैसे दूब है, आपका कास है, ये बड़े ऐसे खरपतवार है। कास तो ऐसा है कि बहुत कितनी भी दवाइयां आप उपयोग कर लें, कास कंट्रोल नहीं होता। तो दूब, कास और नागरमोथा, इनके नियंत्रण के लिए अगर आप उसमें ये हमारा शकरकंद की खेती करते हैं तो ये 3 साल तक आप किसी खेत में अगर शकरकंद की खेती करते हैं तो उस खेत में ये बहुवर्षीय खरपतवारों को आप आसानी से निकाल पाते हैं। क्योंकि हर साल आपको खुदाई करना है कंद निकालने के लिए। जब आप कंद निकालने के लिए उसमें खुदाई करेंगे तो उसके साथ उनकी जो हमारे खरपतवारों की जड़ें निकल जाएगी। ये जड़ रहती है, इनके अंदर गांठें होती है, वो गांठें हमेशा जमीन के अंदर बनी रहती है। तो लगातार अगर हम इसमें शकरकंद की खेती लेते हैं तो ये हमारे जो बहुवर्षीय खरपतवार भी इससे खत्म हो जाते हैं। सामान्यतः शकरकंद में अगर लगा देते हैं तो दूसरे छोटे खरपतवार तो उगते ही नहीं है, पर बहुवर्षीय खरपतवार भी इससे नियंत्रित हो जाते हैं। तो ये जो हमारा खरपतवार नियंत्रण के लिए हमारे मृदा में नमी के संरक्षण के लिए जो भूमि के तापमान को नियंत्रित करने के लिए मल्चिंग बड़ा अच्छा काम करता है और ये एक आवश्यक अंग है प्राकृतिक खेती का। वापसा का अर्थ ये है कि हम उसमें जो हमारे भूमि के अंदर हम आर्द्रता बढ़ाने के लिए, भूमि के अंदर वायु के संचरण के लिए, क्योंकि जहां हमारी जड़ें होती है वहां पर जड़ों के श्वसन के लिए, क्योंकि जड़ में भी जीवन है और जिसमें भी जीवन है उसको ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो जड़ों में सड़न शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पर हम थोड़ा मिट्टी को खोल के रखते हैं ताकि
और इसको पौधों के पास हम थोड़ा सा चढ़ा देते हैं ताकि हमारे पौधों की जड़ों को ऑक्सीजन मिले, और वहाँ पर हम पानी भी देते हैं तो इनको जल और हवा दोनों मिलते रहे। तो यहाँ पर हम ये जो 50% पानी 50% जल, मतलब मिट्टी का जो बाकी स्पेस बचता है वो स्पेस को हम 50% पानी और 50% जल से भरा रहना चाहिए, ये सामान्यतः माना जाता है। तो इससे हम पौधों को एक अच्छा वातावरण, उनकी जड़ों को बढ़ने के लिए अच्छा वातावरण देते हैं, जिससे जड़ें अच्छी बढ़ती है। अब हम बात करते हैं कि किस तरह से हम इनमें पौधों में रोग नियंत्रण का, कीट नियंत्रण का कार्य करते हैं, क्योंकि हमें जो हमारी फसल जब लगती है तो हमें कई तरह के कीट आते हैं जो हमारी फसलों को नुकसान करते हैं। और एक हमारी प्राकृतिक खेती में एक सिद्धांत और है कि हमारा उद्देश्य कीट मारना नहीं है। हम जब रासायनिक खेती करते हैं तो हम कीड़ों को, मतलब रासायनिक दवाइयों का स्प्रे करते हैं, जिससे पूरी की पूरी हमारी जो उसकी जो जनरेशन है, उसकी जो संख्या है, वो उसको हम खत्म कर देते हैं। तो जब हम प्राकृतिक खेती करते हैं तो हम उनको पौधों से दूर करने के लिए या पौधों पे बैठ नहीं पाए, ऐसे इस तरह के रसायनों का उपयोग करते हैं कि ये पौधों पर आ नहीं पाए। हमारा उद्देश्य है कि हमारी फसल को बचाना, हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि जो कीट आ रहे हैं उनको मारे। तो इसके लिए हम जैसा शुरू में कहा था, जीवो जीवस्य जीवनो, तो हम जीवों को भी बचाएं और हमारी फसल को भी बचाएं। तो इसके लिए नीमास्त्र का उपयोग किया जा सकता है, और नीमास्त्र बनाने के लिए हम 200 लीटर पानी लेते हैं, 2 किलो गाय का गोबर लेते हैं, 10 लीटर गौमूत्र, 10 किलो नीम की पत्ती। इस एक ड्रम में हम इसको, जो 200 लीटर पानी के जो ड्रम लेते हैं, उसमें 200 लीटर करीब 180 लीटर पानी भर देते हैं, उसमें 10 लीटर गौमूत्र डाल देते हैं, 2 किलो देसी गाय का गोबर इसमें मिलाते हैं, और इसमें जो 10 किलो नीम की पत्ती है इसको हम बारीक पीस लेते हैं, या निबोली मिल जाए, नीम के बीज मिल जाए तो वो और अच्छा होता है। निबोली को तो आप वैसे भी अगर पीस के पानी में रख के डालेंगे तो ये फायदा करता है, पर गौमूत्र के साथ मिलाकर अगर हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो निश्चित रूप से ये बहुत लाभदायक होता है। तो 10 किलो नीम की पत्तियां या निबोली का हम उसको पीस लें, और इसको भी ये ध्यान रखें कि हम इसको मिक्सी वगैरह से नहीं पीसना है, थोड़ा सा कम स्पीड वाला से या पत्थरों से कुचल कर उस तरह से हम पाउडर बना लें, इसका पेस्ट बना लें, और इस गूदे को हम इस घोल में मिलाएं, और इसको हम ढक के रख दें, बोरे से, फट्टे से या धोती से हम इसको ढक के रख दें, और इसको फिर हम घड़ी की दिशा में इसको हमको घुमाना है। इसको धूप और बारिश से बचाना है, और रोज सुबह शाम इसको घुमाना है। तो ये जब घोल तैयार होता है तो इस घोल को हम 48 घंटे के बाद हम इसको उपयोग में ले सकते हैं। इसको आप जो आपने नीमास्त्र बनाया है, इसको आप कीड़ों के रोकने के लिए 6 महीने तक इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसको जैसा बना है ऐसा ही इसको हम सीधे छान कर और स्प्रे पंप में डालकर इसका हम इस्तेमाल करते हैं। इसके द्वारा सभी तरह के जो कीट होते हैं, जो इल्लियां होती है, रस चूसने वाले कीड़े होते हैं, उनको नियंत्रित। ये एक चीज मैं फिर दोहराना चाहूंगा कि ये कीड़ों को मारता कम है, ये कीड़ों को खाने नहीं देता। मतलब जहां बैठेंगे वहां पे वो मतलब अगर है भी वो कीट तो उसको वो खा नहीं पाएगा, उस जगह पर वो बैठ नहीं पाएगा। तो वो संख्या हम प्राकृतिक रूप से उसको कम करते हैं। तो ये ध्यान देने वाली बात है। इसके बाद हम बात करते हैं दूसरा जो हमारा तत्व है, उसको हम ब्रह्मास्त्र कहते हैं। इसमें भी हम जो गौमूत्र का उपयोग करते हैं, 20 लीटर गौमूत्र, 2 किलो नीम की पत्ती, 2 किलो करंज की पत्ती, 1 किलो सीताफल की पत्ती, 2 किलो धतूरे की पत्ती। तो इस तरह से हम जो ऐसी पत्तियां जिनमें कुछ कड़वाहट होती है, कुछ टॉक्सिक मटेरियल पाए जाते हैं, और उनको हम इकट्ठा करते हैं और इसको 20 लीटर गौमूत्र में लेते हैं। इनका सबका
पहले पेस्ट बना लेते हैं और पेस्ट बना के इनको हम जो 20 लीटर गौमूत्र में डाल देते हैं और इनको फिर हम एक बर्तन में लेकर हम इनको उबालते हैं। अगर कोशिश करें बर्तन अगर हमारा मिट्टी का हो तो बहुत अच्छी बात है। तो मिट्टी के जो मटके आते थे उनमें अगर इसको हम पकाते हैं तो ये बहुत अच्छा होगा। जो भी हम किसी तरह के मेटल के बर्तन हम धातु के बर्तन इस्तेमाल करते हैं तो वो इनकी जो सक्रियता है उसको प्रभावित करते हैं। तो कोशिश ये करें कि अगर मिट्टी का बर्तन हो तो ज़्यादा अच्छा है। जब ये इसको उबालें, उबालने के बाद इसको 48 घंटे के लिए ठंडा होने दें और ठंडा होके इसको जो एक बार तैयार हो जाता है तो इसको 3 ग्राम प्रति लीटर 3 ml प्रति लीटर के हिसाब से हम इसको खेत में उपयोग करते हैं। तो 200 लीटर पानी में 6 से 8 लीटर 3 लीटर से लेके हम 8 लीटर तक इसको उपयोग मिलाकर हम इसका उपयोग करते हैं। तो ये हमारी जो कीड़ों को जो कीट हैं उनको नियंत्रित करने के लिए बहुत जैसा उसका नाम है ब्रह्मास्त्र वैसे ही काम करता है। दूसरा हम अग्नेयास्त्र की बात करते हैं। तो अग्नेयास्त्र के लिए हमें जो इनपुट की आवश्यकता पड़ती है यहाँ पर फिर हम 20 लीटर गाय का गौमूत्र लेते हैं। और हाँ, एक चीज और बताना मैं शुरू में भूल गया। हम जितना भी यहाँ पर गौमूत्र की बात करते हैं या गाय का गोबर की बात करते हैं हम बोलते हैं देसी गाय का गौमूत्र और देसी गाय का गोबर। यहाँ पर किसी भी तरह की जर्सी, होलिस्टीन फ्रीजियन, भैंस इनका हम गौमूत्र या इनका गोबर इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो ये थोड़ा सा इसको भी आप उसमें ऐड कर लें कि हमें देसी गाय का गौमूत्र और देसी गाय का गोबर ही इस्तेमाल करना है। 20 लीटर गौमूत्र लें, उसमें 2 किलो नीम के पत्तों का गूदा या उसके निवोली का गूदा ले लें और 500 ग्राम तंबाकू पाउडर, 500 ग्राम हरी मिर्च, 250 ग्राम लहसुन का पेस्ट और 200 ग्राम हल्दी पाउडर। तो ये इन चीज़ों को मिला के हम इसको फिर से एक पात्र में रख लेते हैं और इसको पकाते हैं। जब उबल जाए, तैयार हो जाए, इसको ठंडा होने देते हैं। ठंडा होने के बाद इसको छान कर फिर हम इसको स्टोर करके रख सकते हैं। प्लास्टिक के जो डिब्बे आते हैं उसमें हम इनको स्टोर करके रख सकते हैं और स्टोर करने के बाद इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा उसमें हम 3 ml प्रति लीटर के हिसाब से हम बात कर रहे थे, वैसा ही इसको भी हमें 3 ml प्रति लीटर में अग्नेयास्त्र को भी इस्तेमाल कर सकते हैं ब्रह्मास्त्र की तरह। और ये सभी तरह के जो कीट आते हैं, रस चूसने वाले हों, इल्ली के तरह के हों, इनको सबको नियंत्रित करता है। इसके पश्चात हम बात करते हैं 10 काढ़ा। 10 काढ़ा में हम इसके लिए जो इंग्रेडिएंट लेते हैं, अवयव लेते हैं, उनमें हम 200 लीटर पानी, 20 लीटर गौमूत्र, 2 किलो गाय का गोबर, 500 ग्राम हल्दी पाउडर, 10 ग्राम हींग, 1 किलो तंबाकू पाउडर, 1 किलो मिर्ची का गूदा, 500 ग्राम लहसुन का पेस्ट, 200 ग्राम अदरक का पेस्ट और 10 तरह की पत्तियां। अब ये 10 पत्तियों में कौन सी पत्तियां हो सकती है, इनमें ये समझ लें कि आपके पास जो भी आपके आसपास ऐसी वनस्पति लगी है जो कि हमारी गाय और बकरी नहीं खाती। हमारी गौमाता और बकरी अगर उस पत्ती को नहीं खाती तो उसमें कुछ ऐसे एल्कलॉइड है जिसके कारण हमारे जानवर उसको खाना पसंद नहीं करते। तो ऐसी पत्तियों को हम लेते हैं। इसमें हमारी नीम की पत्ती, सीताफल की पत्ती, गराड़ी की पत्ती, धतूरे की पत्ती, आक की पत्ती, इन कनेर की पत्ती, इनको आगे मैं इनकी पूरी लिस्ट भी बताऊंगा। इनमें से हम किसी को भी हम इसके लिए ले सकते हैं और जो आपके पास उपलब्ध हो। जरूरी नहीं कई सारी चीज अलग अलग जो हमारे एग्रोक्लाइमेटिक कंडीशन है उसमें अलग अलग तरह की वनस्पति होती है। कुछ चीजें मध्य प्रदेश में हो सकता है वो दूसरे प्रांतों में दूसरे जहाँ हम हैं वहाँ उनके अलावा दूसरी जगह कम होती हो। तो उनमें जो हमारे पास अधिक मात्रा में हो उनमें से हम किसी को ले सकते हैं। तो हम इसमें पहले क्या करते हैं, 200 लीटर पानी लेते हैं,
उसमें 20 लीटर गौमूत्र डाल देते हैं। 200 लीटर का हमने उसमें लगभग 180 लीटर करीब पानी डालें, उसमें 20 लीटर गौमूत्र, 2 किलो गाय का गोबर मिला दें और इसको 2 घंटे के लिए रख दें। इसमें फिर हल्दी पाउडर मिला दें, 200 ग्राम अदरक का पेस्ट और हींग डाल दें। इसमें हींग को बारीक पीस लें और उसके बाद इसको मिला दें। इसके अलावा जो दूसरे चरण में हम इसमें तंबाकू का पाउडर और जो हमारा हरी मिर्च का पेस्ट है, इसको अच्छे से गरम कर लें और इसको भी हम पूरा उसको पानी के साथ थोड़ा सा इसको पका लें और पकाने के बाद इसमें डाल दें। और इनको सबको इसमें यही ध्यान देना है कि इनको हम क्लॉकवाइज घुमाना है। रोज हमें सुबह शाम जितने भी हमारे अवयव हैं इनको हम बनाने के तरीके, इसमें एक चीज ध्यान रखनी है कि हमें सुबह शाम इनको घुमाना है और वो भी घड़ी की दिशा में। ये जब हम सारी पत्तियों को, अगले चरण में हम इसमें सभी प्रकार की पत्तियों को मिला देते हैं और पत्तियों को मिलाने के बाद उनको पीसना आवश्यक है। पत्तियों का पेस्ट जरूर बनाएं और पेस्ट बना के इनको डालें। अगर आप सीधी पत्तियां डालेंगे तो उतना अच्छा आपको परिणाम नहीं मिलेगा। तो हमें ये करना है कि हमें इसका पेस्ट बना लें और पेस्ट बना के इनको हम इसमें घोल में डालें। ये जब हमारा सारी चीजें हम मिला देते हैं तो इसको हम 30-40 दिन के लिए छोड़ देते हैं। 30-40 दिन बाद ये हमारा जो ये 10 पर्णी काढ़ा तैयार हो जाता है और ये छिड़काव के लिए हमारे पास उपलब्ध होता है। इसको हम छान ले, कपड़े से छान कर, और जैसा 3 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से, आपको 10 लीटर पानी डालना है तो आप 30 ml डालें। अगर आपको 60 लीटर डालना है तो आप उसको उसी हिसाब से 60 लीटर पानी मिलाना है। 6×3=18 180 ml आपको डालना है, तो आप उसी के हिसाब से कितना पानी ले रहे हैं उसके हिसाब से आप उसको बढ़ाते जाएं, 3 ml प्रति लीटर के हिसाब से। और इसको आप खेतों में जो भी आपके कीट आते हैं उनके नियंत्रण के लिए उपयोग कर सकते हैं। ये जो हमारे पत्तियां को ले सकते हैं, तो नीम की पत्ती ले सकते हैं, जो हमारी पोंगा पिया पिनाटा यानी करंज की पत्तियां ले सकते हैं, अनोना स्क्विमोसा जो सीताफल है इसकी पत्ती ले सकते हैं, अरंडी की पत्ती ले सकते हैं, धतूरे की पत्ती ले सकते हैं, कलोट्रॉपिस फोसेरा आक की पत्ती ले सकते हैं, निर्गुंडी की पत्ती ले सकते हैं, धतूरे की पत्ती ले सकते हैं, नेरियम इंडिका कनेर की पत्ती ले सकते हैं, हिबिस्कस रोजा जो हमारा हिबिस्कस है इसकी पत्तियां ले सकते हैं, गुड़हल की आम की पत्तियां ले सकते हैं, लेंटाना जो हमारा नौरंगा अलग अलग नामों से देश में जाना जाता है, जंगल में और खेतों में भी बहुतायत में पाया जाता है नौरंगा। इसमें फूल आते हैं अलग अलग रंग के, तो इसकी पत्तियां भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये अमरूद की पत्तियां ले सकते हैं, अनार की पत्तियां ले सकते हैं, काफी की पत्तियां, महुए की पत्तियां, कोको, बबूल, ये पत्तियां हम, करेले की पत्ती, पपीते की पत्ती इसमें इस्तेमाल की जा सकती है। इसके बाद जी धन्यवाद सर। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी जी। समय जी। हो रहा मुझे। हाँ, मैं थोड़ा सा बस 2 मिनट में समाप्त कर रहा हूँ। 2 मिनट मुझे दीजिए, 2 मिनट में मैं समाप्त करूंगा। ये कवकनाशी जो है, जो इसमें हम दही को जो हम उसमें से छाछ लेते हैं, दही में से जो हम वो निकाल लेते हैं और उसमें जो छाछ है उसको मत ले और इसको हम और खट्टा होने दे। जब ये अच्छी तरह खट्टा हो जाए तो इसको पानी में घोलकर हम छिड़काव के लिए उपयोग करते हैं। ये जमीन में ज्यादा जुताई नहीं करना है हमको, ये ध्यान में देना होता है। और उथली जिपाई मतलब हमें खेती में ज्यादा से ज्यादा हमको उसको छेड़ना नहीं है, इसका हमें ध्यान देना होता है। कुछ हमने ये जो किसानों के यहाँ प्रयोग किए हैं, अभी हमारा पहला वर्ष है इसमें जो हम किसानों के साथ काम कर रहे हैं, ये उनकी फसल है। ये पूरी तरह प्राकृतिक खेती की फसलें हैं जिनमें हमारे किसान भाई काम कर रहे हैं। अलग अलग फसलों में हमने इनका इस्तेमाल किया है और अभी हम आने वाले समय में इनके और जो हमारे जमीन की दशा है, कितना माइक्रो ऑर्गेनिज्म बढ़ रहा है, किस तरह की चीजें हो रही, इनको भी हम आप लोगों को बता पाएंगे। ये विभिन्न प्रकार के जो हमारे प्रशिक्षण कार्यक्रम अलग अलग जगह पर जो आयोजित किए गए,
इनकी ये फोटोग्राफ्स हैं, जहाँ हम जिले में अलग अलग जगह पर, हमारे केंद्र पर और अलग अलग जगह पर हमारी प्रदर्शनी भी लगी, जिसमें हमारे विभिन्न जिले के प्रदेश के मंत्री और वो लोग भी आए, तो उनको भी हमने विभिन्न कार्यक्रमों में इस चीज़ों को दिखाया है। ये अलग अलग हमारे, बहुत बहुत धन्यवाद जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय रोशनलाल सर। और आज आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमारे इस पतंजलि प्रोग्राम में, पतंजलि ऑर्गेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट हरिद्वार और पतंजलि किसान समिति मध्य प्रदेश पूर्व, इस योगाहार मंच पर आपने बहुत अच्छी जानकारी हमारे किसानों को दी। आज आपने जैविक खेती कैसे करते हैं, उसको क्या लागत है, आज आपने जीवामृत, मल्चिंग और ब्रह्मास्त्र, निमास्त्र, अग्निस्त्र, दशपर्णी, ये सब बहुत अच्छे से जानकारी दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। और बहुत बहुत धन्यवाद। और आप अभी जुड़े रहिए हमारे साथ। पतंजलि अनुसंधान केंद्र से हमारे चीफ जनरल मैनेजर आदरणीय श्री पवन कुमार सर ज्वाइन है। आप से संवाद करेंगे। सर आपका स्वागत है। पवन कुमार सर, आप सादर आमंत्रित है आज की हमारी जी। कक्षा। नमस्ते सभी को। ओम, धन्यवाद रंजना जी। रोशन लाल जी का स्वागत है इस मंच पर। बहुत सुंदर धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। चर्चा की आज विस्तार पूर्वक, और पूरे देश में जैविक खेती, प्राकृतिक खेती का मिशन की तैयारी हो रही है, और उसमें बहुत सारे वैज्ञानिक जिनके साथ अभी मैं कार्य कर रहा हूँ, सब जैविक खेती की तरफ और प्राकृतिक खेती उसमें विशेष रूप से उसकी तरफ पूर्ण रूप से समर्पित होकर के विभिन्न जगह पर विभिन्न तरीके से यह जो हमारे तौर तरीके हैं जीवामृत बनाने के, बीजामृत बनाने के, अपनी अपनी स्थिति में लगभग प्रिंसिपल वही है, लेकिन मटेरियल अलग अलग हो सकते हैं। ऐसे बहुत सारे तरीके इजाद हो रहे हैं, और यह सब वहाँ की जो जलवायु है उस पर मिलने वाली जो पदार्थ हैं उसका उपयोग करते हुए अपनी लागत को कम से कम करने का प्रयास कर रहे हैं। आज का बहुत सुंदर सत्र रहा है, और मुझे आशा है कि केवीके की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी इस आने वाले कार्यक्रमों में, तकनीकी प्रसार के रूप में, मिट्टी की स्वास्थ्य को समझने के लिए, उसके बारे में बताने के लिए, उसके बारे में जानकारी देने के लिए, मिट्टी के जांच के साथ साथ उसके साथ अन्य जो चीजें हैं उसमें जो लोड हो रहा है पेस्टिसाइड्स का, और चाहे अन्य पदार्थों का जो टॉक्सिक नेचर है जिनका, तो उसके बारे में भी बड़ा महत्वपूर्ण तरीके हमारे इजाद होंगे जिससे इसको हम आसानी से कर सकें, इजाद कर सकें। तो आपका बहुत अभिनंदन है, और इस प्रकार से ये जानकारी का जो प्रवाह है वो छोटे और मझोले किसानों में भी ज़्यादा से ज़्यादा फैले। वहाँ पर जरा बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा है, लेकिन ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं किसान। लेकिन कई जगह पर जो हमारे रासायनिक खेती में किसान पूर्ण रूप से आगे हैं, उनको धीरे धीरे परिवर्तित करने का अब समय आ रहा है, और उस तरफ सबके प्रयास जारी। इतना कह के मैं आज अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और यह भी कहते हुए कि आज की योग कक्षा भी हमारी बहुत बढ़िया रही है, बहुत सुंदर तरीके से आज योग हुआ है। उसके लिए भी सभी लोग बधाई के पात्र हैं। आप सभी को धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद सर। और आगे हमारी बहन कल्पना जी ने हैंड राइज किया है, आप सदर आमंत्रित है। जी कल्पना जी, आपने बात रखी। धन्यवाद दीदी। डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छे से मतलब प्राकृतिक खेती के ऊपर बताया। मैं डॉक्टर साहब से ये जानना चाहूँगी कि आप यहाँ के लोकल किसानों को अपने कृषि केंद्र में ट्रेनिंग देते हैं क्या? और आपने जो आज मल्चिंग के ऊपर बताया, मैं बहुत दिनों से मतलब हम यहाँ प्राकृतिक खेती के ऊपर ही चर्चा होती है अधिकतर, और सर को मैं ये बताना चाहूँगी, और मल्चिंग और ट्राइकोडर्मा के ऊपर भी चर्चा होती है। तो मैं मल्चिंग को बहुत अच्छे से मैं आज समझ पाई हूँ, आपने जो बताया जिस विधि से, और खरपतवार के लिए भी काम करती है, और पॉलीथीन की जगह उसको बिछाना है, मल्चिंग का उपयोग करना है, ये भी बताया, नमी भी बना के रखती है। मतलब मल्चिंग के बहुत सारे फायदे बताए, खरपतवार को हटाने का एक सीधा सीधा उपाय बताया आपने। तो वो तो एक बहुत अच्छी चीज़ सीखने को मिली। और हम ये
पूछना चाह रहे थे, जानना चाह रहे थे कि आप किसानों को अपने कृषि केंद्र में ट्रेनिंग देते हैं क्या? और क्या ट्राइकोडर्मा के ऊपर भी आप लोग काम करते हैं क्या? और ट्राइकोडर्मा का क्या उपयोग है? और जैसे आदर्श ग्राम के लिए या फिर किसी जैसे हमारे ज़िले में चंदना ग्राम है परसवाड़ा ब्लॉक में, तो क्या उसके लिए भी अपने कृषि केंद्र से क्या मदद हो सकती है? और वहाँ पे हम हमारे जो आचार्य जी है, श्री आचार्य जी बालकृष्ण आचार्य जी 4 तारीख को उनका जन्मदिन मनाते हैं हम लोग वृक्षारोपण करके। तो क्या वृक्ष भी वहाँ से हमको पौधे भी क्या मिल पाएँगे क्या? और आपने एक चीज़ बहुत अच्छी बोली कि मैंने विज़िट करी, यहाँ पे शरद भैया जी भी जुड़े होंगे, बड़े-बड़े किसान जुड़े हैं यहाँ पे और जो शरद भैया जी की श्रीमती जी को कृषि कर्मण अवार्ड मिला है कृषि के ऊपर और गेहूँ के जो एक-एक पिछोड़े मतलब एक-एक गेहूँ के दाने के बहुत सारे मतलब किस तरीके से किया था, तो उनके में से इसको वो अवार्ड मिला है राज्य तरफ से हुआ है। ऐसे भी यहाँ पे जुड़े हुए लोग हैं, तो साइकोलोजी के ऊपर काम कर रहे हैं उन लोग, तो हम भी जानना चाह रहे थे है और आपने एक बहुत अच्छी चीज़ बोली थी कि हम वृक्ष वो पौधे तो दे देंगे आप मुनगा के पौधे के लिए हमने बात की जब विज़िट किया तो आपने बोला कि दे देंगे लेकिन उसकी आप आश्वस्त करिए हमको कि वो पौधे सुरक्षित रहेंगे। ये बहुत अच्छी चीज़ आप मन को छू गई और इस बात को लेके मैंने अपने राज्य प्रभारी मुनीलाल भैया जी उनको बोली कि वो बहुत अच्छी बात लगी उनकी कि हम पौधे तो दे देंगे, हम तो लगा देते पौधे, लेकिन उसको हम आश्वस्त हो जाए कि वो सुरक्षित रहे, बड़े होए, फले-फूले। तो ये बहुत अच्छी चीज़ आपने बोली, तो ये सब हो पाएगा क्या आप बताइएगा? जी, बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो आपने मुझे इस लायक समझा, इस योग्य समझा, पतंजलि योगपीठ ने मुझे इस योग्य समझा कि मैं अपने देश के किसान भाइयों को, अपने लोगों को कुछ बता सकूं। मेरा जो छोटा सा क्षुद्र ज्ञान है उससे मैं अपने लोगों को, अपने देश को लोगों को कुछ बता सकूं, तो ये मेरा सौभाग्य है। मैं अत्यंत आभारी हूं आप सभी का इस कार्यक्रम में से मुझे जोड़ने के लिए। पहली बात तो जैसा आपने किया कि कृषि विज्ञान केंद्र प्रशिक्षण देता है क्या? हम निश्चित रूप से प्रशिक्षण देते हैं और लगातार प्रशिक्षण आयोजित करते हैं। जितने हमारे पास संसाधन है उन संसाधनों में हम कोशिश करते हैं कि हम हमारे किसानों को बेहतर से बेहतर क्या हम प्रदान कर सकते हैं। हम गाँव में भी जाकर देते हैं, किसानों के बीच जाकर देते हैं। अगर हमें ऐसा मिलता है कि आप कोई किसी ग्राम में 20 किसान 50 किसान एकत्रित हो सकते हैं, हम वहाँ पर पहुंचकर हम किसान भाइयों को जो भी हमारी खेती की पद्धति है, प्राकृतिक खेती, नेचुरल ऑर्गेनिक खेती, इनकी हम जानकारी देते हैं। और दूसरी बात आपने ये कही कि हम ट्राइकोडर्मा या जो बायो एजेंट है, जितने भी हमारे बायो एजेंट है, ट्राइकोडर्मा की बात करें, ट्राइकोग्रामा की बात करें, जो हमारे एजेटोबैक्टर है, जो स्प्रिलम, हम इन सब पर हम जानकारी देते हैं और हमारा जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय में इनका उत्पादन भी होता है। तो जो हमारा विश्वविद्यालय है वहाँ से हम इनको सेल भी करते हैं। अगर हमें डिमांड आती है, हम जिले के किसान हमें ये बोलते हैं, कुछ आवश्यकता आती है तो हम उनको मंगा कर भी देते हैं। वो क्वांटिटी कितनी होती है उसके हिसाब से उस पर ये निर्भर करता है। दूसरी बात जो पौधों की बात है, तो मेरा व्यक्तिगत मानना ये है कि हम जब फ्री में कोई चीज़ देते हैं तो वो उसमें क्या होता है कि मैं अब कई तरह के संस्थानों को से जुड़ा हुआ हूँ और सबसे मेरा यही निवेदन होता है कि अगर हम पौधे ले जाएं तो उनकी रक्षा की व्यवस्था पहले करें। और अगर हमने पौधे दिए, हम मेहनत से बनाते हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह के रिसोर्सेज उसमें उपयोग होते हैं और वो संसाधन उपयोग होने के बाद अगर उनका ठीक से बाद में अगर ध्यान नहीं दिया जाता, वो किसी कारण से मर जाते हैं, तो निश्चित रूप से हमें थोड़ा सा कष्ट होता है। तो इस पर मेरा फोकस रहता है कि ये इंश्योर हो जाए कि हमारे जो जहाँ पौधे लग रहे हैं उनकी सुरक्षा की व्यवस्था क्या है। तो निश्चित रूप से हम हमारा जो चंदना में जो आपका वृक्षारोपण का कार्यक्रम है उसके लिए हम पौधे देंगे। और जब आपको ऐसा लगे कि कुछ किसान आपके वहाँ एकत्रित हो सकते हैं तो हम उनके लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित कराएंगे। थोड़ा सा हम चर्चा कर ले, हम फ्री हो, आपके किसान फ्री हो, तो दोनों की स्थिति में हम जरूर वहाँ पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कराएंगे। तो हम कृषि विज्ञान केंद्र बालाघाट लगातार जिले के किसी भी किसान के लिए हम आपके साथ जुड़े हुए हैं।
हम जिले में लगभग 2.5 लाख किसानों के हमारे पास मोबाइल नंबर हैं जिनको हम संदेश पहुंचाते हैं। उन लोगों को हम जब खेती की कोई भी बात होती है, कीड़े, बीमारियां, रोग, किस तरह का क्या स्थिति है उस और मौसम की जानकारी, ये सब जानकारियां हम लगातार किसानों को पहुंचाते हैं। जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। आप सभी का धन्यवाद। जी धन्यवाद। और हमारे सदन में और भी हमारे भाई बहन का कोई सवाल है तो हमारे आज के मुख्य अतिथि आदरणीय डॉक्टर रोशन लाल जी से सवाल कर सकते हैं 1-2 मिनट के लिए। प्रणीता साकरे दीदी है, आप अगर कुछ सवाल करना चाहते हैं अपने ग्राम के लिए कि तो आप सवाल कर सकते हैं। जी, प्रणीता साकरे बहन जी ने हैंड राइज किया है, स्वागत है। जी, सभी को सादर प्रणाम। और बहुत अच्छा आज हम स्पष्ट रूप से आदरणीय डॉक्टर साहब राउत जी को सुन सके और बहुत अच्छी उन्होंने जानकारी दी है। निश्चित रूप से हम आपको आश्वस्त करते हैं कि हम पौधे अभी इस वर्ष गौशाला परिसर में कम ही लगाएंगे, जैसे कि आदरणीय कल्पना दीदी हमारी लगातार इस ओर प्रयासरत है कि आदर्श ग्राम चंदना बनने की ओर है, तो हम सबको सहयोग करना चाहिए। तो एक एक कड़ी को हम ठीक करते चले, धरती माता, गौ माता की सुरक्षा को लेकर, तभी हमारे गांव में सारी चीजें अच्छी होगी। और जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि हम प्रशिक्षण भी देने के लिए आएंगे, तो निश्चित रूप से आपका स्वागत है। समय ऐसा हम सारे किसान अगर फुर्सत में होते बातचीत करके हम निश्चित रूप से आपको बुलाएंगे और आपका मार्गदर्शन सभी किसान भाइयों को मिलेगा। और इस ओर जो रासायनिक खेती की तरफ से निश्चित रूप से हमारे भारत के और हर गांव के किसान जैविक खेती और प्राकृतिक खेती, आप जैसे कृषि वैज्ञानिकों का जब मार्गदर्शन अच्छा किसानों को मिलेगा तो निश्चित रूप से इस ओर कार्य करने के लिए प्रेरित होंगे और धरती माता को रासायनिक खेत से बचाएंगे। रासायनिक खेती से हमें कितने दुष्परिणाम झेलने पड़ रहे हैं ये आपने संक्षिप्त में एक कैंसर रोग को लेकर बताया। तो डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और हम कम ही पौधे मंगाएंगे जैसे कि कल्पना दीदी ने बताया है, और हम आश्वस्त कराते हैं आपको कि हम निश्चित रूप से उसकी पूरी देखभाल और सुरक्षा के साथ में लगाएंगे और पूरे पौधे सक्सेस हो, यह हम आपको विश्वास दिलाते हैं। धन्यवाद बहुत बहुत, सभी को साधुवाद। ओम। धन्यवाद आदरणीय बहन जी। और आगे हैंड राइज हमारे आदरणीय मेनपाल भाई साहब ने किया है, सादर आमंत्रित है कम शब्दों में आदरणीय मेनपाल भाई साहब। जी, और किसी का कोई सवाल अनम्यूट कर लीजिए। सवाल है तो सादर आमंत्रित है आप। हमारे आज के हमारे मुख्य अतिथि के साथ संवाद करना चाहते हैं तो चलिए, अभी समय भी हो रहा है। और जी एमएल गौर साहब, स्वागत है आपका। जी ओम, सदन को नमन। और आज जैसा डॉक्टर राउत साहब ने जो जानकारी दी है बड़े सहज तरीके से, सरल तरीके से और जिसको समझ में आया है, परंतु जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि ट्रेनिंग देने का किसानों को दिया जाता है, तो क्या कुछ आपका क्राइटेरिया है एरिया वाइज, या आप जैसे हमारा नर्मदापुरम जिला के कुछ गांव हैं जहाँ पे आज भी किसान को जैविक खेती के बारे में अवेयरनेस समझ तो रहे हैं परंतु कर नहीं पा रहे, या कैसे शुरू करें, वहाँ बड़ी समस्या है। तो ऐसे सामूहिक रूप से अगर एक आध बार ऐसे विजिट होती है या ट्रेनिंग होती है तो शायद उसमें हम और आगे सब हो पाएंगे। तो ऐसा कोई प्रोग्राम रहता है क्या डॉक्टर साहब? गौर साहब, आपने बड़ी अच्छी बात कही है। चूंकि हमारी जो शासकीय प्रतिबद्धताएं हैं उसमें हमें जिले में काम करना होता है। जी नर्मदापुरम होशंगाबाद जिले में जो है वहाँ पर बनखेड़ी में आपका कृषि विज्ञान केंद्र है। जी जी तो हाँ, वहाँ पर गर्ग जी हैं, उनसे आप संपर्क कर सकते हैं।
तो वो आपकी मदद करेंगे। और जैसा अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई प्रशिक्षण आयोजित कराना है तो वो निश्चित रूप से आपके गांव में, आपके क्षेत्र में जहां आप बोलेंगे वो आपकी मदद करेंगे, क्योंकि भारत सरकार ने हर जिले में कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना की है और इसका जी मुख्य उद्देश्य यही है कि जो तकनीकी मार्गदर्शन है वो किसानों तक सीधे पहुंचे। जी जी हाँ, हमारे यहाँ पे आदरणीय शरद वर्मा जी उनसे लिंक में है प्रॉपर, वो एक्टिवेट भी हैं, कर भी रहे हैं। मैं उनसे संपर्क करेंगे। वर्मा जी कृपया करके अपन ध्यान देके इधर एरिया में प्रशिक्षण का कार्यक्रम संपन्न करा पाएंगे। जी धन्यवाद। जी धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय यमेल गौर साहब। और आज हम आदरणीय शरद भैया को आमंत्रित करते हैं वो आए आज के हमारे मुख्य अतिथि के साथ संवाद करें और फिर आभार भी आप ही करिए। जी आदरणीय शरद भैया, स्वागत। सदन को कोटि कोटि प्रणाम। आज डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी जानकारी दी है और ये जानकारी बहुत कुछ जैविक खेती, प्राकृतिक खेती करने वालों को फायदा देगी। जैविक खेती एक अथाह सागर है, इसको समझना और इसको समझाना दोनों बहुत बड़ी चीज है। इसमें हजारों वैज्ञानिक लगे हुए हैं और हमारे यहाँ जो केबीके बनखेड़ी है वो निरंतर प्रशिक्षण देता है और जिन किसानों को ट्रेनिंग का उत्साह रहता है और जिन किसानों को कुछ कर दिखाने की तमन्ना होती है, वो कैसे भी 100 किलोमीटर दूर है बनखेड़ी, लेकिन वहां पहुंच जाते हैं। बहुत सारे कृषि मेले और बहुत सारी सरकार जो है अपने तरफ से प्रोग्राम कराती है, लेकिन देखा गया है कि अधिकतर स्टॉल में सरकार लगाती तो है पर किसान पहुंच नहीं पाता, उनके लिए भी बस लगानी पड़ती है। अगर किसान लोग इन विज्ञान केंद्रों को मंदिर के रूप में मानने लगे और जिस प्रकार से मंदिर में पानी चढ़ाते हैं वैसे जाके वहां पे सिर्फ चाय पीने लगे तो मेरे ख्याल उन्हें काफी कुछ ज्ञान मिल पाएगा। किसानों का जो रुझान है, मैं भी एक किसान हूं और किसान की हैसियत से ही बताता हूं कि ये समझ नहीं आता कि किसान लोग क्यों नहीं जाते विज्ञान केंद्र, क्यों नहीं जाते मेला, क्यों नहीं। पवारखेड़ा हमारे यहाँ रिसर्च सेंटर है, एशिया लेवल का ये सेंटर है पवारखेड़ा, और यहाँ तमाम कार्यक्रम होते हैं और हम लोग अधिकतर जाते हैं। वो बुलाएं तो भी जाते हैं, वो नहीं बुलाएं तो भी हम जाते हैं। दिन हो रात हो उनकी जान खाते हैं हम कि साहब ये प्रॉब्लम आई है, ये ऐसा है। होशंगाबाद नर्मदापुरम में लगभग 30 साइंटिस्ट पवारखेड़ा में हैं जो जनता की सेवा के लिए हैं और बहुत मतलब उच्च स्तर के वैज्ञानिक हैं। मिट्टी परीक्षण से लेके हर चीज की यहाँ पे सुविधा है। लेकिन यहाँ जब भी कोई मिट्टी परीक्षण का कार्यक्रम हो या कोई भी मेला हो या यहाँ तो यहाँ जनता आती नहीं है। अगर 300 आदमी का खाना उन्होंने बनाया है तो सिर्फ 100 ही किसान वहां पहुंच पाते हैं, बाकी खाना उनका खराब हो जाता है। सरकार बहुत तत्पर है इस प्राकृतिक खेती के लिए और भी खेती में नए जाने, लेकिन किसानों का रुझान नहीं है। किसानों का जाके ज्ञान लेना ये कम है, ये इस पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि आज की जो खेती हो गई है बहुत साइंटिफिक तरीके की हो गई है। इसमें कैसे आप उत्पादन अधिक से अधिक लें, इसके लिए आपको वैज्ञानिकों की मदद तो लेनी पड़ेगी। बगैर वैज्ञानिकों की मदद के, बगैर कृषि विभाग की सलाह के आप बहुत ज्यादा उन्नति नहीं कर सकते। आज वैज्ञानिकों का ध्यान मूंग के ऊपर गया और उन्होंने गर्मी की मूंग लेके आए। मुझे आज भी याद है, यहाँ डीडीए पाठक सर थे और जितेंद्र सिंह साहब ने कोशिश करके जब यहाँ प्रदर्शन डलवाए थे, 5 प्रदर्शन डले थे मूंग के, तो लोग बाग हंस दिए थे कि यार गर्मी में मूंग बो दी, ऐसा कभी हो सकता है कि गर्मी में मूंग होगी। आज आपको बता दें मुख्य अतिथि जी, हमारे होशंगाबाद में सबसे ज्यादा मूंग पैदा होती है जी वो और मेरी पूरे जानकारी में है।
पूरे एरिया में नर्मदापुरम का नाम मूंग के नाम से भी जाना जाता है। और इतनी मूंग होती है कि सरकार जितना गेहूं में राजस्व देती है, जितना पैसा देती है, उससे भी ज्यादा मूंग में देती है। तो ये एक वैज्ञानिक और एक सरकार की जो मंशा है उसी के अनुसार हुआ और आज उत्पादन हुआ है। इसी धारा में अगर किसान बहने लग जाएं और किसान भी इनका फायदा लेने लग जाए तो फिर बहुत कुछ कर सकता है। आज आपने जो जानकारी दी वो बहुत महत्वपूर्ण थी। अगर इसकी कोई जैसे पीडीएफ वगैरह या वैसी रहे जी सर तो जी आप हमारे ग्रुप को जरूर से उपलब्ध कराइए। बिल्कुल बिल्कुल। हमारा सदन बहुत आभार रहेगा, आपका बहुत समय ले लिया है, लग रहा है आपको जल्दी जाना है। नहीं नहीं नहीं, मैं आपका घर में बैठा हूँ साहब, वैसी कोई समस्या नहीं है। अच्छा, जी 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 खेती जी, के लिए, बहुत किसानों बढ़िया। के लिए हमारा हमारा पूरा समय है, कहीं कोई समस्या नहीं समय देने। मैं भी किसान का बेटा हूँ, तो मुझे ठीक है। इस बात पे गर्व नहीं होता सर, है कि मेरा मुझे। बहुत अनुभव तो नहीं है, लेकिन हाँ मेरा फिर भी, मैं खेत में ही, आपको बता दें, खेत में ही जन्म हुआ है जी और हम खेत में ही रहते हैं, निवास खेत में ही करते हैं। और उठते से हमें को हमारी फसल दिखती है। ये हमारे है कि हम जब उठते हैं तो हमारी फसल हमारे नजर आती है, जी जी हमारी गौ जी माता हमें नजर आती है। ये हमारा मेन है। हमसे जी कभी पूछा था मंत्री कमल पटेल जी, कृषि मंत्री हैं, कि जी जी उन्होंने पूछा था कि आपके कृषि का राज क्या है, आप इतनी प्रोग्रेस आप बताइए, छोटे छोटे उसमें बताइए। हमने कहा साहब हम तो खेत में निवास करते हैं। एक शब्द, खेत में ही एक लाइन रहते में। हैं। एक लाइन में उन्हें बता दिया हमने कि साहब हम तो खेत के अंदर रहते हैं, बस यही हमारी प्रोग्रेस कर। जी क्योंकि जी हमारे दोस्त, हमारे जो भी हैं, सब जी हमारे झाड़ पेड़ हैं, हम उन्हीं से बात करते हैं, वही हमारे मित्र हैं, वही हमारे बिल्कुल। दोस्त हैं। जी हमारी बात दिन रात पेड़ों से होती है साहब। तो जी पेड़ों जी से ही हम बात करते हैं, पेड़ों से ही संवाद होते हैं हमारे। और पेड़ हमें हर चीज बताते भी हैं कि आज हम बीमार हैं या आज हम क्या हैं। ये चीज बिल्कुल हमने सही। अनुभव करी है उनके समीप ज्यादा रहने से। और आप लोगों से ही, वैज्ञानिक से ही सीखे हैं हम लोग। बहुत कुछ सिखाया है केवीके ने, पवार खेड़ा ने, और बनखेड़ी। ये काफी, मतलब इसमें काफी हमारी जो प्रोग्रेस है, अगर इसमें हाथ माना जाए तो वैज्ञानिकों का मेन रोल है और सरकार की योजनाओं का भी मेन रोल है। और इसमें ये मानना है कि हमारा जो क्षेत्र है वो सिर्फ वैज्ञानिक और गवर्नमेंट की योजना के तहत ही इतना बढ़ पाया है। नहीं तो यहाँ कहीं गेहूं नहीं होता था बहुत ज्यादा, ज्वार, छोटी मोटी खेतियां होती थी। पर अब उस समय इंदिरा जी ने नहर निकाली और ये नहर के पानी से पूरा तवा और ये पूरा हरा भरा हुआ। और उसके बाद आने वाली सरकारों ने बड़े बड़े रिसर्च, अब पवारखेड़ा में माननीय शिवराज जी ने एग्रीकल्चर कॉलेज खुलवा दिए। तो यहाँ के बच्चे तमाम, एग्रीकल्चर की पढ़ाई यहाँ कम है, एक्चुअल में होना चाहिए। पहली क्लास से अगर एग्री खुरपियां बताई जाएं बच्चों को कि कैसी खुरपी होती है, कैसे फावड़ा होता है, तो फिर वाह, एग्रीकल्चर का मजा। वो क्या है, मैथ साइंस पढ़ लेते हैं, जब उनको बोलते हैं भैया आप खेती करो तो वो बहुत मुश्किल होता है। उनको पता ही नहीं उनकी होता नींव खुरपी में, कैसी होती उनके है। ब्लड में शुरू पहली क्लास से अगर बिल्कुल एग्रीकल्चर जोड़ दिया जाए तो फिर मेरे ख्याल ज्यादा प्रगति होगी। मैं बहुत ज्यादा तो इसमें दक्ष नहीं रखता, पर मेरी बिल्कुल सोच के सही। अनुसार ये देखा है मैंने सर, कि बच्चे लोग मैथ साइंस पढ़ लेते हैं, आर्ट पढ़ लेते हैं, फिर उनको आप जाके 12th में जब बोलते हैं कि यार तुम्हारी 20 एकड़ खेती है, तुम तो नौकरी क्यों कर रहे हो? अरे भैया, तो उन्हें पढ़ाया ही नहीं गया, ना ही गांव वाले का कोई रिजर्वेशन है एग्रीकल्चर में। आप देख लीजिए, अगर केबीके में बच्चे पढ़ रहे होंगे तो किसान के बच्चे 100 में से 10 ही होंगे। कोई भी जी केबीके महाविद्यालयों में देख ली, पवारखेड़ा में देख लीजिए, वहां अगर किसान के बच्चे मिलेंगे तो 100 में से 10 मिलेंगे, पहले बाकी ये के बच्चे सारे बाहर शहरी मिलेंगे आपको। पहले हुआ करता था, किसान कोटा हुआ करता था, कृषक कोटा होता था, वो अब बंद कर दिया है शायद इन्होंने। हाँ वही तो सर, वो क्या होना, भाई किसान के बच्चों को आप, जो आदमी मान लो, आप सोच लीजिए, डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर क्यों बन जाता है? क्योंकि जी उसकी डॉक्टरी की पढ़ाई शुरू से है। जी अब जी किसान का बच्चा किसान क्यों नहीं बनता है? वो इसलिए नहीं बनता है कि उसकी पढ़ाई नहीं है, उसको पहली क्लास से बताया नहीं खुरपी क्या होता, फावड़ा क्या होती, गाय क्या होती है, क्या है, उसको मालूम ही नहीं है। वो बच्चे को पढ़ाया, वो पता चला बाहर पूना चला गया, वहां पढ़ा, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गया।
पता चला घर पे 100 एकड़ जमीन है, लेकिन वो 70,000 की सर्विस करने के लिए अमेरिका पहुंच गया। तो ये चीजें हैं, इनको सरकार को ध्यान देना पड़ेगा कि बच्चों को कैसे स्कूल में दक्ष किया जाए। और बड़ी बड़ी बिल्कुल। संस्थाएं जैसे पतंजलि जैसी आएंगी और बच्चों को जब शिक्षित करेंगी जैविक में, उसी समय साहब योगाहार कार्यक्रम से हम आपको बताएं, हमारे योगा कार्यक्रम से हमें इतना फायदा है। आप जैसे प्रतिष्ठित, आप कहाँ बैठे हो, आपसे हमें रूबरू करा दिया। ये जी जी योगाहार कार्यक्रम की बड़ी विशेषता है, जितनी गिनी जाए उतनी कम है। जी साहब, मैं बहुत बहुत आपका आभार करता हूं कि आज आप हमारे सदन में आए और आते रहें और जुड़ते रहें, और आप जैसी महानुभूतियों को हमारे सदन में लाने की कोशिश करते रहें। आज जिन्होंने आपको लाए उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है, और बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। जी ओम। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी जी, पतंजलि से 2007 से जुड़ा हुआ हूँ। 2007 6 से 2006 से जुड़ा हुआ हूँ। हाँ तो दादू बोलो, दादू कुछ बोल रहे हैं सर हमारे। जी जी, जी शरद भैया की भी हम मानता कहते हैं कि बस शरद भैया को अगर सुने तो पूरा दिन भी हमें ऐसा लगता है कि सुनते रहे। शरद भैया ऐसे है, क्रांतिकारी ऊर्जावान शरद भैया है, और हमारे शरद भैया की बातें हमें पूरा दिन भर यहाँ पर बैठे रहेंगे ऐसा लगता है। तो शरद भैया आपको आभार भी बोला था। दादू दादू आए हुए थे बहन जी, दादू कुछ बोल रहे हैं, चालू है उनका मोबाइल शायद। सर जी ओम। मैं ओम जी 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 तो हाँ। भैया आप सर, समय ज्यादा हो गया, आप आभार कर दो। जी जी ओम। वही। 2 मिनट 1 मिनट लूंगा सर, मैं 1 मिनट ले लूं। जी बोलिए। एमएल गौर, ठीक है सर, ले लीजिए। जी जी। और गौर साहब आप आदरणीय, ही आभार करिए फिर। नहीं नहीं आभार तो हमारे दादू ही करेंगे। बाकी का मैं ये कहना चाहूंगा, आदरणीय सदर भैया ने जो बात कही वो कटु सत्य कही, और वास्तव में सदर भैया किसान का जो यहाँ पे अपने पवार खेड़ा में कई बार ये कार्यक्रम करते हैं, और शायद मैं भी नहीं पहुंच पाया। मैं भी अभी पिछले 1-1.5 साल से ही आपके माध्यम से योगाहार के कारण मैं भी इसमें रुचि लिया, और रिटायर होने के बाद में मैं भी सोच रहा हूँ कि कुछ ना कुछ आगे करने का प्रयास करूं। परंतु मैं अपने एरिया में जब बात करता हूँ लोगों से, तो बाकी में लोगों को इस कार्यक्रम के बारे में जानकारी नहीं होती। चूंकि आपका एरिया इटारसी के आसपास अपना पवार खेड़ा है, तो वहां पे लोगों को जानकारी तो मिल जाती है, पर हमारे क्षेत्र में चाहे वो ग्राम सेवक हो, चाहे पटवारी हो, या किसी के माध्यम से इस टाइप के कार्यक्रम की कोई भी जानकारी नहीं मिल पाती है। क्योंकि मैं 1 साल से तो गांव में रह रहा हूँ, लोगों से चर्चा करता हूँ, तो या तो मैं आदरणीय डॉक्टर साहब राउत साहब से बोलूंगा कि निवेदन करूंगा कि अगर ऐसी कोई जानकारी शासन के द्वारा है कि भाई प्रचार प्रसार में कहीं कमी है, क्योंकि अगर इतनी व्यवस्थाएं हैं, इतना सब कुछ है, इतने 30-35 साइंटिस्ट अगर पवार खेड़ा में, और हमारे किसान इसका लाभ नहीं ले पा रहे, तो कहीं ना कहीं कमी है। तो या तो प्रचार प्रसार की ट्रेनिंग के बारे में जानकारी लोगों को नहीं मिल पाती है, या किसान तो हैं ही, किसान तो जैसे आदरणीय भैया ने बताया कि मूंग मूंग रिसर्च हुई और गर्मी में पैदा होने लगी, तो एक को देखकर दूसरे लोगों ने बोना शुरू कर दिया, और वही परिपाटी हमारे यहाँ चल रही। परंतु मिट्टी परीक्षण के मामले में, क्योंकि हमारा सीनीवालवा तहसील का जो कुछ एरिया बेल्ट है, वहां तो डोरिया एरिया, जहाँ पे कोई मिट्टी परीक्षण नहीं कराता, कोई कुछ नहीं करता, बस लकीर के फकीर वाला काम शुरू कर देते हैं। तो अगर ऐसा कुछ प्रोग्राम ऐसा हो, तो हम आदरणीय शरद भैया के साथ में पवार खेड़ा जाके वहां भी निवेदन करेंगे कि हमें प्रचार प्रसार के लिए अगर हमारे माध्यम से कुछ हो सकता है तो हम भी उनको मदद करेंगे। तो ऐसा कोई प्रोग्राम होगा तो शरद भैया जब भी जैसा जाने का हो तो मुझे भी सर पवार खेड़ा रखने, लिंक जी कराने। सर। जी जी ओम। जी धन्यवाद। और आदरणीय रमेशचंद्र मेहरा जी को ही हम आमंत्रित करते हुए आए। भाई साहब और सबका आभार करा दीजिए। जी ओम। मैं बोलूं जरा 1 मिनट, संजना दीदी। ओम जी ले ओम लीजिए 1 मिनट। जी ओम। आज का योगा का मार्गदर्शन तो बहुत बहुत उत्तम हुआ, और हमारे जो चीफ गेस्ट है बहुत हम भाग्यशाली है इस भारत माता के लिए ऐसे सुपुत्र है कि जो जन जन तक जाने का विचार करते हैं। मुझे आज बोलना नहीं था, मेरे मन में जो था वो शरद भैया जी ने अच्छी तरह बोला है, इसलिए शरद भैया जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि जी बहन बच्चों जी। को जी हाथ में
फावड़ा लेना चाहिए, सब कुछ आना चाहिए। मैं भी एक किसान की बेटी हूँ, एक स्कूल में काम करती हूँ, तो मुझे आज मेरी खेती यहाँ बहुत बहुत वर्षा है। तो मुझे जब मैंने ये बीज डाले तो लगता ही नहीं था कि मेरे ये पौधे जिएंगे क्या, लेकिन आज देखो क्या है, इसका रूप क्या है, देखो। बहुत क्योंकि सुंदर। मैं इनके साथ जीती हूँ। छोटा सा प्लॉट है, लेकिन हम जब इस खेती से बहुत प्यार करेंगे तो ही हमें ये चित्र दिखने को मिलेगा। तो शरद भैया जी ने अच्छी तरह कहा है कि ये किसानी सिखानी जानी चाहिए। जब बच्चे किसानी सीखेंगे तो लाइफ में बहुत कुछ करेंगे वो। इस भारत माता के लिए बहुत कुछ करेंगे। और हमारे आज के चीफ गेस्ट ने भी तो बहुत अच्छा ज्ञान दिया है। सभी बहनों का भी इसके लिए आभार। हमारे मेन पवन जी, मुनीलाल भाई, बहुत अच्छा कार्यक्रम निर्माण कर रहे हैं भारत माता के लिए। ये बहुत गर्व की बात है। तो क्या कहूँ, मुझे तो बहुत कहना होता है, लेकिन वक्त और हिंदी भाषा ज़्यादा बोलने का प्रयास नहीं है, मराठी में बोलने का प्रयास है। तो मराठी में हम बहुत लहराएंगे, लेकिन हिंदी में नहीं लहराना आता है। ओम, धन्यवाद। ओम। धन्यवाद प्रणाली बहन। और आगे आदरणीय मेरा जी भाई साहब। जी ओम, सदन को नमन। आज की योग कक्षा बहुत अच्छी रही और आज के हमारे मुख्य अतिथि महोदय ने जो प्राकृतिक खेती के संबंध में जानकारी दी वो बहुत अच्छी जानकारी है और उससे निश्चित रूप से लोगों को लाभ मिलेगा यदि हम अपनी, जैसे आदरणीय एमएल गौड़ साहब ने जो कहा, किसान असल में नर्मदापुरम की स्थिति ये है कि यहाँ का किसान अपने आप को परिपूर्ण मानने लगा है, क्योंकि जो 3 फसल हो रही है वो इसी में इतना व्यस्त है कि उसको समय नहीं मिल पा रहा है वो अलग से कुछ सोचे। तो आज सदन में उपस्थित आदरणीय पवन कुमार जी, आदरणीय मुनीलाल जी, आदरणीय भगवान दास कुशवाहा जी, भुवनेश्वर राय जी, आदरणीय भूपेंद्र जी, आदरणीय बने सिंह जी, डॉक्टर किशोर दुबे जी, कल्पना कोटे जी,